हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है M2M क्लासेज में। दृष्टि जियोग्राफी की यह सीरीज चल रही है, आप सभी को पता है। और इसकी आज से पहले 10 क्लासें हो चुकी हैं। आज यह इसकी 11वीं क्लास है और पिछली क्लास में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज इसमें हम चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 5 है जलवायु यानी क्लाइमेट। और इसमें अब देर ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ क्लास का आनंद लें। एंड तक देखें पूरी क्लास को। तो इसमें मैं पहले स्टार्टिंग करता हूँ सामान्य परिचय से। जलवायु के बारे में है कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में जो जलवायु पाई जाती है वह मानसूनी प्रकार की है। और मानसून शब्द जो है इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से मानी जाती है और जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशाओं का ऋतुवत यानी मौसम के अनुसार प्रत्यावर्तन या परिवर्तन। ठीक है, मौसम के अनुसार यानी पवनों की दिशा का ऋतुवत परिवर्तन। आगे, भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ बदलती जाती है। इसी कारण भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु की संज्ञा भी दी जाती है। यानी भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चलती हैं उनकी जो दशा है वो ऋतु परिवर्तन के साथ बदलती जाती है और इसी कारण जलवायु भी मानसूनी प्रकार की कहलाती है। और ये देखो भारत के जलवायु का मैप है, इसे अच्छे से देख लेना आप। मैं थोड़ा छोटे में कर देता हूँ और फिर इसे आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेना, ठीक है। और इसमें आगे देखते हैं कि एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत समय विशेष में वायुमंडल की अवस्था यानी दशा को मौसम कहते हैं। यानी सीमित क्षेत्र में जो वायुमंडल की अवस्था होती है उसे मौसम कहते हैं, जबकि विस्तृत क्षेत्र में एवं लंबी समयावधि में जैसे 30 या 35, 50, 100 वर्ष में मौसम की जो अवस्था एवं विविधताओं का कुल योग होता है उसे जलवायु कहते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि मौसम सीमित होता है और जलवायु विस्तृत होती है। जो जलवायु विस्तृत रूप में होती है और मौसम सीमित में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम भारतीय मानसून के बारे में कि भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी प्रकार की है, किंतु ध्यान देने योग्य यह तथ्य है कि भारत का उत्तरी भाग तो कर्क रेखा के उत्तर में आता है जो शीतोष्ण कटिबंध में आता है। भारत का जो उत्तरी भाग है वो कर्क रेखा के ऊपर के भाग को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध और कर्क रेखा से विषुवत रेखा के क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, यानी विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक तो होता है उष्ण कटिबंधीय और कर्क रेखा से ऊपर को चलेंगे 66.5 के करीब तक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंध होता है ये और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। और भारतीय मानसून का संबंध होता है मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन से। ठीक है, भारतीय मानसून का संबंध मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन से। आगे देखते हैं इसमें कि ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होने से सूर्य का उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है। यानी ग्रीष्म ऋतु में जो उत्तर मतलब विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ चलते हैं तो उस दिशा में निम्न वायुदाब के क्षेत्र में वृद्धि होने लगती है और दक्षिण साइड में उसमें साउथ क्षेत्र में उसमें उच्च वायुदाब की। ठीक है, और सूर्य के उत्तरायण के साथ साथ अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ का भी उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है और इसके प्रभाव से पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होने लगती हैं तथा भारतीय उपमहाद्वीप में तापमान की अधिकता से निम्न वायुदाब होता है। ठीक है, भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें अधिक तापमान बढ़ता है तो निम्न वायुदाब होता है, क्योंकि वायु हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है, जिस वजह से वायुदाब जो है उसमें कमी आ जाती है। आगे इसमें पश्चिमी जेट स्ट्रीम के हिमालय के उत्तर में विस्थापन के पश्चात भारत में पूर्वी जेट स्ट्रीम का विकास होता है। यानी पश्चिमी जेट स्ट्रीम के हिमालय के उत्तर में विस्थापन के पश्चात भारत में पूर्वी जेट प्रवाह का विकास होता है और इसकी स्थिति लगभग 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है। इसे ही भारतीय मानसून प्रस्फोट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जाता है। आगे पूर्वी जेट प्रवाह के प्रभाव से दक्षिणी हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के समीप उच्च वायुदाब का विकास होता है। इसी उच्च वायुदाब के केंद्र से दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है। यानी पूर्वी जेट प्रवाह के प्रभाव से
जो दक्षिणी हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप है उसके समीप ही उच्च वायुदाब का विकास होता है, और इसी उच्च वायुदाब के केंद्र से दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब ये अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, ITCZ यानी इंटरट्रॉपिकल जोन। इसमें देखते हैं कि विषुवत वृत्त पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पर तापमान की अधिकता होती है और यह विषुवत रेखा पर होता है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। ठीक है, और इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करती है। आगे देखते हैं, अब मानसून के प्रकार को समझते हैं, यानी मानसून को समझते हैं, प्रकार को बाद में देखेंगे। कि मानसून का स्वभाव एवं रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल, महासागरों तथा ऊपरी वायुमंडल से एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जाता है। वायुमंडल का जो आकार है या स्वभाव है, रचना, जो मानसून का स्वभाव एवं रचना तंत्र है, वह संसार के स्थल, महासागरों तथा ऊपरी वायुमंडल से एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जाता है। और पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती लगभग 18 डिग्री दक्षिण तथा 149 पश्चिम पर तथा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित फोर्ट डार्विन 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी तथा 131 डिग्री पूर्वी के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर वायु मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है। और ये देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय मौसम विज्ञान 16 कारकों यानी मापदंडों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में लंबी अवधि का पूर्वानुमान लगाता है। जो भारतीय मौसम विज्ञान है वह 16 कारकों पर मानसून के व्यवहार का पता लगाता है। आगे, भारत में मानसून का आगमन, अराइवल ऑफ मानसून इन इंडिया। भारत में होने वाले मानसूनी वर्षा भारत में जो वर्षा होती है वो मौसमी प्रकार की होती है और जून से सितंबर के दौरान होती है। ठीक है, जून के प्रथम सप्ताह में मानसूनी हवाएं केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों तक पहुंच जाती हैं। सर्वप्रथम मानसूनी हवाएं केरल के तट से टकराती हैं, जिसे मानसून प्रस्फोट, मतलब जब केरल से टकराती हैं तो इसे मानसून प्रस्फोट या ब्रस्ट ऑफ मानसून की संज्ञा दी जाती है। और भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से भूआकृतियों यानी उच्चावच द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के लिए देखते हैं इसमें, यानी उदाहरण के लिए जो है पश्चिमी घाट के पवनाभिमुखी ढाल पर लगभग 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसी प्रकार पूर्वी भाग में पहाड़ियों की विशेष स्थिति के कारण ही पूर्वी राज्यों में भारी वर्षा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं भारत में जो वर्षा का अनुपात है उसे देखते हैं कि किसके द्वारा भारत में कितनी वर्षा होती है। सबसे पहले है इसमें पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा भारत में लगभग 3% वर्षा होती है। और मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवाती वर्षा, जो मानसून से पूर्व स्थानीय जो चक्रवात होते हैं उनके द्वारा लगभग 10% वर्षा होती है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है इसके द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में, और यह होती है 74% के करीब। और प्रत्यावर्तित मानसूनी वर्षा, जो मतलब लौटते मानसून से वर्षा होती है, वो लगभग 13% होती है। ठीक है, ये थे कुछ अनुपात उसका वर्षा का किसके द्वारा कितनी होती है। अब देखते हैं इसमें कि समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ मानसूनी वर्षा घटती जाती है। और यही कारण है कि भारत में मानसूनी वर्षा के द्वारा कोलकाता में 119, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में जो होती है 50 या 56 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है।
क्योंकि समुद्र से दूरी पर जाते जाते चलेंगे तो वर्षा की मात्रा में भी कमी होती जाएगी। और भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मानसूनी वर्षा पर अधिक निर्भर है। इसीलिए जब वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है तो खड़ी फसलों को नुकसान होता है। साथ ही शीतकालीन फसलों की बुवाई में भी कठिनाई आती जाती है। आगे देखते हैं, मानसून को समझते हैं। चलो ये तो हो गया मानसून का आगमन भी हो गया शायद। अब देखो, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन के बारे में कुछ सामान्य तिथियों के बारे में लिखा हुआ है इसमें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि तिरुवनंतपुरम केरल में ये जगह है, 1 जून को यहाँ पर पहुँचता है सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून जो है। और उसके बाद 3 जून को पहुँच जाता है बेंगलुरु में। उसके बाद 5 जून को गोवा और आगे चल के महाराष्ट्र में 10 जून को मुंबई में पहुँच जाता है ये। और 8 जून को हैदराबाद में पहुँच जाता है, ठीक है। और ये गुजरात में भी 15 जून को पहुँच जाता है, 1 जुलाई को पहुँच जाता है गुजरात के उत्तरी किनारे पर या दक्षिणी किनारा राजस्थान पर। और यह 14 जून को अहमदाबाद में और भोपाल में पहुँच जाता है 13 जून को, और नागपुर में 9 जून को। और ये राजस्थान के उत्तरी किनारे पर 15 जुलाई को, मध्य राजस्थान में 2 जुलाई को, जोधपुर में पहुँचता है यह 2 जून को, अरावली के समांतर चलता है यह इधर से। और 19 जून को पहुँचता है यह जयपुर में, वो दिल्ली में। और 1 जुलाई को पहुँच जाता है ये श्रीनगर में, ठीक है। और 18 जून को उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहाँ पर पहुँच जाता है। इसी तरह से ये चलता जाता है, और मतलब जैसे जैसे टाइम चलता जाता है और उसी तरह से उत्तर साइड में बढ़ता है। आगे देखते हैं इसे कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधी कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। उनमें से देखते हैं महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में कि इसमें पहला सिद्धांत है तापीय सिद्धांत या चिरसम्मत विचारधारा का सिद्धांत। ये जो तापीय सिद्धांत तथा चिरसम्मत विचारधारा का सिद्धांत है, इसके बारे में देखते हैं। थर्मल थ्योरी और द क्लासिकल थ्योरी, इसे इंग्लिश में कहते हैं थर्मल थ्योरी और द क्लासिकल थ्योरी। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था एडमंड हेली ने किया था 1656 ईस्वी में। एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या की थी इन्होंने। और इस सिद्धांत के अनुसार मानसून महाद्वीपों एवं महासागरों के ऊष्मण में अंतर के कारण इनमें उत्पन्न तापीय विरोधाभास का परिणाम है। जो यह सिद्धांत के अनुसार है कि मानसून महाद्वीपों एवं महासागरों के ऊष्मण में अंतर के कारण इनमें जो उत्पन्न होता है तापीय विरोधाभास, उसका परिणाम है ये। आगे देखते हैं, चलो इसमें और देख लेते हैं कि ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ निम्न वायुदाब केंद्र का विकास हो जाता है तथा तापीय विषुवत रेखा का उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है। इसके कारण दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें निम्न वायुदाब केंद्र की ओर खिंची चली जाती हैं। एक बात याद रखना, जिस जगह पर सूर्य की किरणें लंब पड़ेंगी उस जगह पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा अधिकतर, और जिस पर लंबवत न पड़ के तिरछी पड़ेंगी अधिकतर, तो वहाँ पर शीत ऋतु का क्षेत्र अधिक होगा और इसी वजह से वहाँ पर उच्च वायुदाब भी पाया जाएगा। और देखते हैं आज इसमें आगे, चूंकि ये पवनें समुद्र में लंबी दूरी तय करके आती हैं, अतः अपने साथ आर्द्रता भी पर्याप्त मात्रा में लाती हैं, जिसके कारण ही इसके जो पश्चिमी पवनें हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून की, ये पवनें समुद्र में लंबी दूरी तय करके आते हैं क्योंकि मेडागास्कर के पास से आती हैं, अतः अपने साथ आर्द्रता भी पर्याप्त मात्रा में लाती हैं, जिसके कारण ही इसके द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होती है। इसे ही दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। और आगे देखते हैं इसमें कि स्थल से आने के कारण चलो इसमें और दूसरी है। अच्छा, ग्रीष्म काल के विपरीत शीतकाल में जब सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं तो एशिया का स्थलीय भाग महासागरों की तुलना में अधिक ठंडा हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत हो गई और कर्क रेखा की तरफ हो गई, ये वो क्या बोलते हैं तिरछी। तो इस वजह से कर्क रेखा की तरफ तो हो गया शीत ऋतु और मकर रेखा की तरफ हो गया ग्रीष्म ऋतु। तो मैंने बताया था जहाँ लंबवत वहाँ निम्न वायुदाब और जहाँ तिरछी वहाँ उच्च वायुदाब। तो एशिया का स्थलीय भाग महासागरों की तुलना में अधिक ठंडा हो जाता है, जिसके कारण स्थल भाग पर उच्च वायुदाब
का केंद्र हो जाता है तथा दक्षिणी हिंद महासागर के क्षेत्र में निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। फलतः हवाएं स्थल से महासागर की ओर जाती हैं और स्थल से आने के कारण इन हवाओं में आर्द्रता की भी कमी होगी, क्योंकि आर्द्र मतलब स्थलीय भाग है, उस पर जल कहाँ है, इस वजह से आर्द्रता कम होगी और जल में जा कर के ही तो आर्द्रता लेगी वो, क्योंकि वाष्पीकरण जल से ही तो अधिक होगा। और इसमें जिसके कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है। लेकिन कोरियोलिस बल के कारण जब ये हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़कर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं तो वहाँ से आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और इनकी दिशा उत्तर पूर्व हो जाती है। ठीक है, जब देखो दोबारा देखते हैं इसे कि स्थल से आने के कारण ये हवा कम आर्द्रता की होती हैं, लेकिन जिसके कारण ये वर्षा का अभाव होता है। लेकिन कोरियोलिस बल के कारण जब ये हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़कर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं तो वहाँ से आर्द्रता लेती हैं और इनकी दिशा उत्तर पूर्व हो जाती है, जिसके कारण तमिलनाडु के तट यानी कोरोमंडल पर यह वर्षा करती हैं और उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा यह मानसूनी वर्षा कहलाती है। आलोचकों के अनुसार भी कुछ कहा गया है कि यह मानसून की एक सरलीकृत व्याख्या है, क्योंकि सूर्य की उत्तरायण एवं दक्षिणायन की जो स्थिति है प्रत्येक वर्ष निश्चित रहती है, जबकि मानसून के आगमन में अनिश्चितता पाई जाती है। आलोचक मतलब कोई काम होता है उसके आलोचक जरूर होते हैं, तो इसीलिए इसमें भी आलोचक हैं। आगे सिद्धांत है गतिक संकल्पना या विषुवतीय पछुआ पवन का सिद्धांत। गतिक संकल्पना या विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत। इस सिद्धांत में देखते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था फिलोन ने किया था और इसके अनुसार मानसून पछुआ पवनों का सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के अनुसार सामान्य मौसमी स्थानांतरण है। यानी इस जो ये सिद्धांत है इसके अनुसार फिलोन ने कहा था कि मानसून पछुआ पवनों का जो मानसूनी पछुआ पवनें होती हैं उनका सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के अनुसार सामान्य मौसमी स्थानांतरण होता रहता है और इसके अनुसार ग्रीष्म ऋतु में तापीय विषुवत रेखा के उत्तर की ओर खिसकाव के कारण अंत्योष्ण अभिसरण क्षेत्र ITCZ का भी उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है। फलतः विषुवतीय पछुआ पवनों का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप पर बने निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर होने लगता है और अंततः दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणायन होने पर निम्न वायुदाब क्षेत्र उच्च वायुदाब में बदल जाता है। फलतः उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें पुनः प्रभावी रूप में गतिशील हो जाती हैं। आगे जेट स्ट्रीम का सिद्धांत। जेट स्ट्रीम का सिद्धांत देखते हैं कि यह ऊपरी वायुमंडल में अति तीव्र गति से चलने वाली वायु प्रवाह प्रणाली है जो निम्न वायुमंडल के मौसम को भी प्रभावित करती है। यानी जेट स्ट्रीम जो है यह ऊपरी वायुमंडल में अति तीव्र गति से चलने वाली वायु प्रवाह प्रणाली है। जो जेट स्ट्रीम होती हैं वो वायुमंडल के ऊपरी भाग में चलती हैं और तीव्र गति से चलती हैं। ठीक है, और जो निम्न वायुमंडल के मौसम को भी प्रभावित करती हैं, जो नीचे का वायुमंडल है या उसे भी प्रभावित करती हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार है कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा इस सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है तथा उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा उत्तर पूर्वी मानसून शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति में मदद करता है। एक बार दोबारा से देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तथा उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति होती है। जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है इसके द्वारा तो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून की, और जो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम है उसके द्वारा होती है उत्तर पूर्वी मानसून की, क्योंकि जो उत्तर पूर्वी मानसून है ये तो विषुवत रेखा की तरफ चलता है और जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये विषुवत रेखा से उत्तर कर्क रेखा की तरफ चलता है। ठीक है, और ये जो क्या बोलते हैं इसे उत्तर पूर्वी मानसून कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ और दक्षिण पश्चिमी मानसून कर्क रेखा से वो विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तरफ। अब देखते हैं शीतकाल में पूरे पश्चिमी तथा मध्य एशिया में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती रहती है।
जो शीतकाल होता है उसमें पूरे एशिया तथा मध्य एशिया में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती रहती है। जब यह तिब्बत के पठार में पहुंचती है तो अवरोध के कारण दो शाखाओं में बंट जाती है। ठीक है, तिब्बत में पहुंचने के बाद जब ये पहाड़ी क्षेत्र में उस पठारी क्षेत्र में पहुंचती है तो उससे टकरा करके दो भागों में बंट जाती है। एक शाखा तो इसकी तिब्बत के उत्तरी भाग से जो चीन के समांतर उसके समांतर चीन की तरफ चली जाती है, तथा इसकी दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिणी भाग में भारत की तरफ हिमालय के समांतर चलती जाती है आगे को पूर्वी भाग की तरफ। और जो शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप में इसके द्वारा वर्षा होती है उसी को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा भारत में जो सर्दियों के महीने में वर्षा होती है उसी को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और गर्मी में सूर्य के उत्तरायण के समय सभी ताप कटबंधों का उत्तर की ओर विस्थापन हो जाता है। नहीं, दोबारा से देखते हैं इसे। नहीं, ठीक 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 इसी को देखते हैं कि गर्मी में सूर्य के उत्तरायण के समय सभी ताप कटबंधों का उत्तर की ओर विस्थापन हो जाता है। गर्मी के समय में जो ताप कटबंध होते हैं उनका उत्तर दिशा की ओर विस्थापन हो जाता है, जिसके कारण उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भी तिब्बत के पठार के उत्तर में विस्थापन हो जाता है। क्योंकि जब उत्तर की तरफ तापमान बढ़ता जाएगा तो और जो उपोष्ण कटिबंध है वो और उत्तर की तरफ जाएगा। ठीक है, जिसके कारण उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भी तिब्बत के पठार के उत्तर की दिशा में हो जाता है, यानी रसिया उस तरफ हो जाता है। इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपरी वायुमंडल में उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। यानी इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपरी वायुमंडल में उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत होती चलती हैं। और आगे उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम एक प्रकार की क्षेत्रीय एवं मौसमी जेट स्ट्रीम है। जो ये उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है एक प्रकार की क्षेत्रीय और मौसमी जेट स्ट्रीम है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें लंबवत होती चलती हैं तो उसी टाइम इसका विकास होता है। और इसकी उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु के समय तिब्बत के पठार पर अधिक तापमान के कारण गर्म वायु के आरोहण यानी वायु का गर्म होकर ऊपर उठने से होती है, जो क्षोभमंडल के ऊपर की परतों में विकसित उच्च वायुदाब के केंद्र से होती है। ठीक है, जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होता है तभी होती है ये। उच्च वायुदाब के केंद्र से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए दक्षिणी हिंद महासागर की ओर चलने वाली हवा को ही उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। चलो दोबारा देखते हैं कि उच्च वायुदाब के केंद्र से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए दक्षिणी हिंद महासागर की ओर चलने वाली हवाओं को उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। देखो ये मैप में देखो, जैसे ये चल रही है ना हवा, ये बंगाल की खाड़ी में और ये इसमें अरब सागर में, तो ये उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है। आगे देखते हैं इसमें, इस जेट स्ट्रीम के कारण मेडागास्कर द्वीप के समीप वायु के अवरोहण से उच्च वायुदाब का विकास होता है। जब ये जेट स्ट्रीम के कारण मेडागास्कर द्वीप के समीप वायु के अवरोहण से उच्च वायुदाब का विकास होता है। ठीक है, यहाँ से चलने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जब विषुवत रेखा को पार करती हैं तो कोरियोलिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ जाती हैं तथा भारतीय उपमहाद्वीप के तट से टकराकर वर्षा करती हैं, और यही दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं एल नीनो को, और ये इससे भारतीय मानसून से किस प्रकार संबंधित है इस बारे में भी देखते हैं कि एल नीनो एक जटिल मौसमी तंत्र है जो हर 5 या 10 साल के बाद होता है। एल नीनो जो है यह एक जटिल मौसमी तंत्र है, मतलब यह मौसम के लिए विपरीत होता है, बहुत हानिकारक होता है मौसम की दशाओं के लिए, और यह 5 या 10 साल के बाद होता है। और इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएँ होती हैं। एल नीनो के बारे में देखते हैं कि एल नीनो का शाब्दिक अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है बालक ईसा, क्योंकि यह जलधारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नज़र आती है। और पेरू यानी दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है। पेरू जो है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका का देश है एक। ठीक है,
और पूर्वी प्रशांत महासागर के किनारे पर स्थित है और इसमें जो है गर्मी का महीना होता है दिसंबर में। आगे देखते हैं इसमें कि भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए, जो भारत में मानसून की लंबी अवधि होती है उसके पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। सन 1990 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखा गया था और इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिन तक की देरी हो गई थी। जो 1990 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखा गया था उसके कारण भारत में 5 से 12 दिनों के मानसून में आगमन में देरी हो गई थी, मानसून के आगमन में। आगे देखते हैं इसमें इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इसे भारत सहित अनेक स्थानों पर मौसम प्रभावित होता है। दोबारा देखते हैं इसे, इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इसे ये जो एल नीनो है यह पेरू तट के निकट उष्ण कटिबंधीय धारा के रूप में प्रकट होता है, बताया था पहले, और इसे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। इससे जो है भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है। जो एल नीनो है भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, यानी भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का ही भाग है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाता है। जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन तथा अथवा हम्बोल्ट जो धारा है उसी पर प्रतिस्थापित हो जाता है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री तक बढ़ा देती है और इसके परिणाम कुछ दिए गए हैं इसके बारे में कि भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में यह विकृति कर देता है। जो एल नीनो है यह भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति पैदा कर देता है। समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता पैदा कर देता है। प्लवक यानी प्लैंकटन, जो प्लवक और प्लैंकटन होते हैं की मात्रा में कमी कर देता है, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या भी घट जाती है। इससे आगे देखते हैं हिंद महासागरीय डाइपोल एवं भारतीय मानसून के बारे में। हिंद महासागरीय डाइपोल एवं भारतीय मानसून। गर्मी के दिनों में हिंद महासागर की जलीय सतह पर दो भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तापीय स्थिति उत्पन्न होती है। यानी गर्मी के दिनों में हिंद महासागर की जलीय सतह पर दो भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तापीय स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे हिंद महासागरीय डाइपोल की संज्ञा दी जाती है। दोबारा देखो कि गर्मियों के दिनों में हिंद महासागर की जो जलीय सतह है उस पर दो भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तापीय स्थिति उत्पन्न होती है, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ और वो अरब सागर की तरफ, जिसे हिंद महासागरीय डाइपोल की संज्ञा दी जाती है। और हिंद महासागरीय डाइपोल को भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंद महासागरीय डाइपोल जो है इसे भारतीय नीनो के नाम से जाना जाता है और यह एल नीनो को प्रभावित करता है। जो भारतीय नीनो है यह एल नीनो को प्रभावित करता है, जिससे भारतीय मानसून प्रभावित होता है। और देखते हैं हिंद महासागरीय डाइपोल दो प्रकार का होता है, इसे दो भागों में बांटा जाता है। जो हिंद महासागरीय डाइपोल है एक होता है इसमें सकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल और एक नकारात्मक हिंद महासागरीय, यानी एक लाभदायक डाइपोल होता है और एक हानिकारक। इसमें देखते हैं कि पहला है सकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल की स्थिति में उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर, यानी सकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल जब होता है तो इसकी स्थिति में उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर यानी अरब सागर का तापमान जो है पूर्वी हिंद महासागर यानी बंगाल की खाड़ी के सामान्य तापमान से अधिक हो जाता है। ठीक है, और यह सकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल भारतीय मानसून के लिए अनुकूल परिस्थिति का होता है, यह भारतीय मानसून के लिए लाभदायक होता है। और आगे इसमें जो नकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल है इसकी स्थिति में उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी क्षेत्र यानी उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान जो है, यानी नकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल में उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान यानी अरब सागर का तापमान सामान्य तापमान से कम हो जाता है।
तथा उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर का तापमान यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ का तापमान सामान्य तापमान से अधिक हो जाता है। जैसे मान लो तापमान है सामान्य तापमान है 37 या 38 डिग्री मान लो सामान्य, ठीक है। तो इस नकारात्मक के टाइम पर पश्चिमी हिंद महासागर जो है अरब सागर, उसका तापमान तो कम हो जाएगा, मान लो 37 हो जाए, 35 हो जाए, 36 हो जाए, कितना भी हो जाए, 38 से कम। लेकिन जो पूर्वी हिंद महासागरीय जो इसका पूर्वी भाग है हिंद महासागर का यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो उसका तापमान जो है इससे अधिक हो जाता है, यानी 38 से 39 हो जाए, 40, 41 कितना भी हो सकता है। और यह भारतीय मानसून के लिए हानिकारक प्रवृत्ति का होता है, यानी प्रतिकूल स्थिति का होता है, ठीक है। और अब देखते हैं इसमें मानसून विच्छेद को, यानी गैप ऑफ मानसून। मानसून अवधि के दौरान लगातार वर्षा होने के कारण, नहीं दोबारा देखो कि मानसून अवधि के दौरान लगातार वर्षा होने के बाद कुछ सप्ताह के लिए जब वर्षा रुक जाती है तो ऐसी स्थिति को मानसून विच्छेद कहते हैं। मान लो एक महीने से वर्षा हो रही है लगातार और तेज़ वर्षा हुई खूब लगातार, ठीक है। उसके बाद एक हफ्ता या 2 सप्ताह या 3 सप्ताह के लिए वर्षा रुक जाए, तो जो वो गैप होता है रुकने का और फिर उसके बाद वर्षा स्टार्ट हो जाए, तो जो बीच का गैप होता है उसी को मानसून विच्छेद की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और इस मानसून विच्छेद के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारण उत्तरदायी बताए जाते हैं, जिसमें देखते हैं कि पश्चिमी तट पर जो है आर्द्र पवनों का तट के समांतर प्रवाहित होना है, यानी पश्चिमी तट पर जब आर्द्र पवनें जो होती हैं उसके समांतर बहती जाती हैं तो वो मानसूनी विच्छेद हो जाता है उस वजह से, क्योंकि कोई रुकावट या टकराहट नहीं होती है और इस वजह से जो मानसूनी पवनें हैं वो आर्द्रता युक्त वायु को अपने साथ ले जाती हैं और उस जगह पर वर्षा का अभाव रहता है, ठीक है। आगे इसमें उत्तर भारत के मानसूनों में, उत्तर भारत के मैदानों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में परिवर्तन व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में कमी, यानी उत्तर भारत के मैदानों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में परिवर्तन हो जाता है होने से व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में कमी होने से इसका प्रभाव होता है। आगे देखते हैं राजस्थान में वायुमंडल की निचली परतों में तापीय विलोमता के प्रभाव से आर्द्र वायु के आरोहण में बाधा उत्पन्न होने से, यानी वायुमंडल की निचली परतों में तापीय विलोमता के प्रभाव से आर्द्र वायु के आरोहण में बाधा उत्पन्न हो जाती है, इस वजह से यह मानसूनी विच्छेद होता है। आगे देखते हैं मानसूनी निवर्तन यानी रिट्रिएटिंग मानसून। अब इसमें देखो कि अक्टूबर एवं नवंबर में मानसून के पीछे हटने या लौटने को सामान्यतः मानसून का निवर्तन कहा जाता है, यानी अक्टूबर एवं नवंबर में जब मानसून पीछे वापस लौटता है तो उसी लौटने की घटना को मानसून का निवर्तन या मानसून का लौटना कहा जाता है, ठीक है। और देखो इसका ये मैप है, उत्तर पूर्व मानसून की सामान्य तिथियों के बारे में दिया हुआ है, इसे आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हो और जूम कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी इसका। चलो आगे देखते हैं इसमें कि सितंबर के अंत में सूर्य का दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है, फलतः गंगा के मैदान पर निर्मित निम्न वायुदाब की पेटी भी दक्षिण की तरफ खिसकना प्रारंभ कर देती है और जिसके कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून कमज़ोर पड़ने लगता है, यानी जिस तरफ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है उसी तरफ वर्षा की मात्रा अधिक होती चलती है और जिस तरफ वायुदाब अधिक होता है उस तरफ वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है, इतना याद रखना आप, कॉमन सेंस है थोड़ा ये। और दिसंबर के मध्य तक आते आते निम्न वायुदाब का केंद्र भारतीय उपमहाद्वीप से पूरी तरह से हट जाता है। आगे देखते हैं इसमें कि मानसून निवर्तन के समय आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है, यानी मानसून जब लौटता है तो उस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है, बादलों में कमी हो जाती है और ज़मीन अभी भी आर्द्रता धारण किए हुए रहती है और इस प्रकार या नमी धारण किए हुए रहती है और इस प्रकार उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता के कारण मौसम कष्टकारी यानी उमस भरा हो जाता है और इसे कार्तिक मास की भी ऊष्मा कहते हैं। यानी आपने सभी ने देखा होगा कि अक्टूबर या नवंबर या सितंबर का जो महीना होता है वो बहुत ही कष्टकारी होता है, उमस का होता है, पसीना बहुत आता है उसमें और शरीर भी जो है चिपचिपा सा महसूस होता है। और आप समुद्र किनारे जाओगे, चेन्नई, बेंगलोर, तमिलनाडु इस साइड में जाओगे तो अधिकतर 12 महीने आपको वही मौसम मिलेगा,
ठीक है, वहाँ पर क्योंकि 12 महीने एक जैसा मौसम होता है समुद्री प्रभाव की वजह से। और मानसून के निवर्तन के समय उत्तर भारत में मौसम जो है शुष्क रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भागों में वर्षा होती रहती है। यानी मानसून के निवर्तन के समय जब मानसून लौटता है तो उत्तर भारत में तो मौसम शुष्क रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भागों में वर्षा होती रहती है। यानी लौटते मानसून से कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है और अंडमान समुद्र में उत्पन्न चक्रवाती अवदाबों एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा होती है यह। और कुछ चक्रवाती तूफान पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। और कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं मानसूनों से होती है। ठीक है, और ये अरब सागर में कम उठते हैं। आगे भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कि हिंद महासागर के ऊपर करीब 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर अर्थात मेडागास्कर के पूर्व में उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र की उपस्थिति पाई जाती है। यानी हिंद महासागर के ऊपर करीब 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर अर्थात यानी मेडागास्कर के पास ही है यह 20 डिग्री, मेडागास्कर के पूर्व में उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र की उपस्थिति पाई जाती है। इस उच्च वायुदाब क्षेत्र की तीव्रता और स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ठीक है, और तिब्बत के पठार गर्मियों में बहुत गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से पवन की प्रबल ऊर्ध्वाधर धाराएं पैदा होती हैं और तिब्बत के पठार के सतह पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। जब तिब्बत के पठार गर्म हो जाएंगे तो वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र तो बनेगा ही, और इस वजह से जो धाराएं होती हैं पवन की प्रबल ऊर्ध्वाधर धाराएं पैदा होती हैं। आगे देखते हैं इसमें कि एल नीनो दोलन के कारण मानसून सकारात्मक या नकारात्मक रूप में प्रभावित होता है। एल नीनो दक्षिणी दोलन के कारण मानसून जो है सकारात्मक और नकारात्मक रूप दोनों प्रकारों से प्रभावित होता है और दक्षिणी महासागरों पर दाब की स्थितियों में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। अब ऋतुओं के बारे में देखते हैं कि भारत की जलवायु को मुख्यतः 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। देखते हैं ये 4 ऋतुओं का टाइम कब से कब तक है। कि पहली ऋतु है इसमें ग्रीष्म ऋतु, इसका टाइम होता है 15 मार्च से 15 जून तक, यानी 3 महीने के लिए ग्रीष्म ऋतु होती है। 15 मार्च से होती है 15 जून तक, और जैसे ही 15 जून के बाद 16 जून आती है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है वर्षा जून, यानी 15 जून से 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। उसके बाद होती है शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक, और शीत ऋतु दिसंबर से मार्च तक होती है। ठीक है, अच्छे से इसे याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे अब इसमें भारत की कुछ परंपरागत ऋतुओं के बारे में दिया हुआ है कि एक साइड में ऋतु का नाम लिखा हुआ है, उससे आगे लिखा है भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने का नाम है, और आगे उसमें अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। जैसे यह पहली है बसंत ऋतु। यह बसंत ऋतु जो है भारतीय कैलेंडर के अनुसार चैत्र और वैशाख महीने में होती है, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार होती है यह मार्च और अप्रैल में। और ग्रीष्म ऋतु जो है यह भारतीय कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ और आषाढ़ में, जबकि अंग्रेजी के अनुसार मई और जून में। और वर्षा ऋतु होती है भारतीय के अनुसार श्रावण और भाद्र में, और जुलाई और अगस्त में होती है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। और शरद ऋतु जो है यह आश्विन और कार्तिक में होती है, और सितंबर और अक्टूबर में अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। और हेमंत ऋतु जो होती है यह भारतीय कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष पौष में होती है, मार्गशीर्ष और पौष में। और नवंबर और दिसंबर में अंग्रेजी के अनुसार होती है। और यह ऋतु शिशिर ऋतु जो है यह माघ और फाल्गुन में, और जनवरी और फरवरी में। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, यहीं तक करते हैं। कल स्टार्ट करेंगे ग्रीष्म ऋतु से। ग्रीष्म ऋतु को कल की क्लास में स्टार्ट करूंगा, और कल की क्लास में ही चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम चैप्टर 6 पर पहुंच जाएंगे। चैप्टर 6 में मृदा के बारे में दिया हुआ है, तो आप इसी को एक बार 2 बार रिवाइज करके अच्छे से पढ़ना, दोबारा पढ़ना, जब तक समझ में आए पढ़ते रहना। और मैं कहता हूँ अच्छे से आपके लिए ये यूजफुली होने वाली है क्लास। और आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या और कुछ कमियां लगी, कमेंट बॉक्स में बताइए इसके बारे में। और रिक्वेस्ट है आप सभी से मेरी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हो।
और पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो और मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।